नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को कृतिका क्लास 9 भाग 1 का पाठ रीढ़ की हड्डी का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका प्रश्न उत्तर बना चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और समरी भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, उसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करके उस चैप्टर का नाम और देवनागरी आप DEVZ और डैश देकर NAGRI लिखिए तो आपको वह वीडियो आसानी से मिल जाएगा और आराम से आप पढ़ भी सकते हैं उसको। और अभी मैं आप लोगों को रीढ़ की हड्डी का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? उत्तर, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक है, इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है, यह तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यूं भी हर जमाने की अपनी स्थितियां होती है, जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियां के साथ कुछ सुधार भी आते हैं। परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 2, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? उत्तर, राम स्वरूप अपनी बेटी को BA पढ़ाता है, वह उसे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना पवित्र कर्तव्य मानता है। परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। वह बात बात पर नखरे करेंगी, विरोध करेंगी, प्रश्न करेंगी तथा उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। इस कारण राम स्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे, वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, उसमें जो जो गुण है उन्हें ठीक तरह प्रकट करें ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। राम स्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है, यह झूठ पर आधारित है। BA पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खरे रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। राम स्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। प्रश्न संख्या 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसलिए वे बातचीत के बीच कहते हैं चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। शादी को व्यवसाय मानना पाप है, इससे मानव तथा मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है। व्यक्ति वस्तु में बदल जाता है, शादी एक व्यापार या धंधा बन जाता है। इससे विवाह में लाभ हानि की भाषा में बातें होती है, संबंधों की मधुरता नष्ट हो जाती है। राम स्वरूप का अपनी बेटी को BA तक पढ़ाना और फिर उसकी शिक्षा को छिपाना भी गलत है। उसे अपनी सुशिक्षित बेटी पर गर्व होना चाहिए। उसने समाज की धारणा के विपरीत उसे पढ़ाया लिखाया तो सही, किंतु जब इस कारण रास्ते की बाधाएं आई तो मुंह छिपाने लगा। उसका यह व्यवहार कायरतापूर्ण है। उसे समाज में मजबूती से खड़ा होकर उसके लिए योग्य और स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करनी चाहिए। जहां तक दोनों के समान रूप से अपराधी होने की बात है, गोपाल प्रसाद अधिक बड़ा अपराधी है। गेंद उसके पाले में है। राम स्वरूप
तो उस जैसे लोगों की प्रतिक्रिया पर जीवित है। राम स्वरूप की मजबूरी फिर भी कम बुरी है। उसका बस चलता तो वह गोपाल प्रसाद जैसे ढोंगियों की बखिया उधेड़ कर रख देता, परंतु इससे उसकी कन्या की जिंदगी खराब हो सकती है। प्रश्न संख्या 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। पहला, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के हैं, अर्थात व्यक्तित्व विहीन है। उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है। ऐसा पति होने योग्य नहीं है। दूसरा, शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित, लंपट और दुश्चरित है। तीसरा, उसका शरीर कमजोर है, उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। प्रश्न संख्या 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को किस व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, समाज को शंकर जैसे लड़कों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस समाज में शंकर जैसे लंपट, शक्तिहीन, व्यक्तित्वहीन लोग होते हैं, वह समाज कभी करवट नहीं ले सकता। उसका समाज का कभी भी विकास नहीं हो सकता। ऐसा दुल्हा अपना परिवार भी ढंग से नहीं चला पाएगा। वह पति होने योग्य नहीं होता। ऐसा व्यक्ति विवाह कर भी ले तो उसके घर में सदा क्लेश और अशांति ही रहता है। समाज को उमा जैसी लड़कियों की जरूरत है। ऐसी बहादुर, निडर, स्वाभिमानी, मुखर, विद्रोही लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे बरबोले, दिशाभ्रष्ट और अहंकारी लोगों को सबक सिखा सकती है। उमा सत्य और गुणवत्ता पर खड़ी है। वह प्रकाश है तो गोपाल प्रसाद अंधेरा। जब समाज में उमा जैसी लड़कियां और बढ़ेगी तो गुणवत्ता को अपने आप सम्मान मिलेगा। तब लोग सुशिक्षित बहू पसंद करेंगे। इस तरह समाज में सुशिक्षा बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा और रूढ़ियों का अंधेरा छटेगा। प्रश्न संख्या 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर का व्यक्तित्व विहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फुहर बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहु चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोबदार के आगे चू भी नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेत पूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। यह शीर्षक जिज्ञासा तुर करने वाला है। प्रश्न संख्या 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में मुख्य पात्र है उमा। वह एकांकी की नायिका है। यद्यपि एकांकी में पूरा समय छाए रहने वाले पात्र है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, परंतु वे एकांकी के प्रमुख पात्र नहीं है। वे एकांकी की पृष्ठभूमि बनाने वाले पात्र हैं। एकांकी का नायक वही होता है जो सारी कथा के मूल में हो, जो फल का भोक्ता हो, जो अपनी गति से एकांकी को मोड़ देता हो और प्रभावित करता हो। रीढ़ की हड्डी के मूल में दो पात्र प्रमुख हैं, शंकर और उमा। सारी कथा इन्हीं के विवाह के इर्द गिर्द बुनी गई है। चाहे ये दोनों पात्र प्रत्यक्ष रूप से पूरा समय मंच पर ना हो, किंतु वे चर्चा के मूल में रहते हैं, अतः ये ही प्रमुख पात्र हो सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज में दुल्हा अर्थात शंकर प्रमुख पात्र हो सकता था, किंतु वह अत्यंत दुर्बल और चापलूस है। इसलिए उमा चमकते सूरज की भांति एकाएक अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है तथा गोपाल प्रसाद और शंकर को उखाड़ कर रख देती है। वह थोड़े समय आकर भी पाठकों के चित्त पर अस्थायी प्रभाव जमा पाती है तथा एकांकी की कथा में एकाएक मोड़ आती है। इसलिए हम उसे प्रभावशाली प्रमुख पात्र कह सकते हैं। एकांकी का फल विवाह का न होना भी उस पर पड़ता है, अतः उमा हर तरह से रीढ़ की हड्डी की प्रमुख पात्र है। गोपाल प्रसाद अपने दबदबे से प्रमुखता बनाए रखता है, किंतु वह खलनायक है, नायक नहीं। उसकी खलनायकी उमा के आते ही हवा में उड़ते पत्तों की भांति गायब हो जाती है। प्रश्न संख्या 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है।
जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ पक्ष दुर्बल। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रगतिशील। रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व ही है। यह उसके व्यक्तित्व का उज्जवल गुण है। विवश पिता। रामस्वरूप की दुर्बलता यह है कि वह बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रखकर उस पर मनमाना रोब चला सके। यही रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने के बजाय उसके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है तथा गोपाल प्रसाद की उल जलूल बातों का समर्थन भी करता चला जाता है। गोपाल प्रसाद समाज की सरी गली यथा स्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का वह अंग है जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। बरबोला। गोपाल प्रसाद बरबोला व्यक्ति है। वह अपनी विशेषताओं का वखान करने में चूक नहीं करता। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना हो, वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता चला जाता है। वह हावी होना जानता है। उसके सामने जो और लोग दब जाते हैं। शंकर तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहता है। चालाक। गोपाल प्रसाद चालाक है, घाघ है। वह बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह होने वाली बहू को ठोक बजाकर जांचता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसी सर्वांग पूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहने के अनुसार चल सके, इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। उसके सामने उसे अपने दबने का भी भय है। गोपाल प्रसाद झूठ बोलने में भी कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलता पूर्वक जतलाता है कि वह बीमारी के कारण रह गया। हंसौर। गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसौर है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह का मनोरंजक मजाक है। लिंग भेद का शिकार। गोपाल प्रसाद वकील होते भी लिंग भेद का शिकार है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी होती है जो सिर्फ मर्दों के लिए ही है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। गोपाल प्रसाद अपनी गलत ठीक बातों को सही सिद्ध करना चाहता है। इसके लिए वह तर्क न करके जोर जोर से बोलता है तथा दूसरों पर हावी होकर बात करता है। उसकी अपशब्द भरी कुतर्क शैली का उदाहरण देखिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। प्रश्न संख्या 10। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। उत्तर। रीढ़ की हड्डी उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इसका उद्देश्य है नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता। इससे पुरानी पीढ़ी की सारी व्यवस्था टूटती है। उनके आसन हिलते हैं, उनका दबदबा समाप्त होता है। सास ससुर अपनी मनमानी के बल घर चलाते हैं। वे हर हालत में अपना अहंकार पूरा होते देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू उनकी गुलाम हो, उनके हाथों की कठपुतली हो, जिससे वे मनमानी सेवा ले सके तथा अपनी सनक चला सके। इसलिए वे पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं करते। वे आने वाली बहू को इच्छा को नखरे मानते हैं। उनकी यह सोच दकियानूसी है। लेखक समाज की इसी दकियानूसी सोच पर आघात करके लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उमा के माध्यम से कहना चाहता है कि बहुएं कुर्सी मेज की तरह बिकाऊ माल नहीं होती। उनकी पढ़ाई कोई पाप नहीं है। उनका भी दिल होता है, उन्हें भी चोट लगती है। इस सब का ध्यान रखना चाहिए। यदि अनपढ़ और स्वार्थी समाज सुशिक्षित बहू का सम्मान नहीं करता तो उमा जैसी बहुओं को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें मुंहफट बनना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। नारी उद्धार का यही एक मेव मार्ग है।
इस एकांकी में रामस्वरूप जैसे पिताओं को भी सीख दी गई है कि वे बेटी की शादी के नाम पर कमजोर ना बने, वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें, वे छल कपट की शेष दुनिया के कपट जाल में स्वयं को न ढाले। शंकर और गोपाल प्रसाद पर भीषण चोट करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है, जिसमें एकांकीकार पूरी तरह सफल रहा है। प्रश्न संख्या 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। लोगों को सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं, सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।